So hello everyone, we are starting with Macroeconomics PYQ PU Entrance 2016 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसको डिटेल में समझा था, दैट इज़ रियल जीडीपी। वो क्वेश्चन नंबर 2 था 2016 का, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। तो हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 है और वो पेपर का 4था नंबर क्वेश्चन है। तो ये इसका नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड, तो इसके पीछे हमें इसके कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। द कीवर्ड्स ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज with total unemployment, but they are different. What is natural unemployment is, it is the healthy and operating at full employment. ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा होता है, उस लेवल पे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसको समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझना पड़ेगा। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ। पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन पीपल आर चेंजिंग जॉब्स और एंटरिंग द लेबर मार्केट। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ग्रेजुएट इन सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब, अ वर्कर resign and is looking for a better job, a person is unemployed temporarily, मतलब वो कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड है बट इन फ्यूचर ही विल गेट एम्प्लॉयड। दिस इज़ नॉर्मल, ये हर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और अनअवॉइडेबल है, इसको कोई भी इकोनॉमी अवॉइड नहीं कर सकती, इसलिए इसको नेचुरल कहा गया है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, जब वर्कर की स्किल, एक सेकेंड, हाँ वेट, ओके, सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जब वर्कर की स्किल, एक सेकेंड पेन ले लूँ, ओके। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दिस अकर व्हेन वर्कर स्किल्स डू नॉट मैच जॉब अवेलेबल, कि जो वर्कर की स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब ना मिलना। जैसे मैं अगर पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पे स्किल है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे कोई जॉब ही ना मिले, मेरी स्किल के अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिल तो रही है बट मुझे इंग्लिश ही मिल रही है, लेकिन मेरा स्किल उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होती है। एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, जैसे फैक्ट्री रिप्लेस वर्कर्स विद रोबोट, यू कैन रीड अदर्स। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस हैपन बिकॉज ऑफ रिसेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन। साइक्लिकल होता है क्योंकि इकोनॉमी एक साइकिल में मूव करती है ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा हो। जैसे पीपल बाय फ्यूअर गुड, फर्म रिड्यूस प्रोडक्शन, कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स, व्हेन द इकोनॉमी रिकवर, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली। नाउ अब व्हाट इज़ नेचुरल, अब आपको पता लगा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ अ नो रिसेशन। ये तभी भी एग्जिस्ट करती है जब इकोनॉमी बिल्कुल सही चल रही होती है, बिल्कुल इफ़ेक्टिवली काम कर रही होती है। पीपल विल ऑलवेज बी चेंजिंग जॉब, पीपल नेचुरली वो चेंज करेंगे अपनी जॉब। सम वर्कर विल ऑलवेज नीड टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, सपोज मुझे और भी स्किल सीखने की ज़रूरत है तो मुझे टाइम लगेगा। सो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड ओनली दोज टाइप दैट एग्जिस्ट नॉर्मली इवन इन द हेल्दी इकोनॉमी। अब ऑप्शंस को एनालाइज करो कि ऑप्शन ए क्या था, ओनली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो वो होती है ना जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ओनली नो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, सेकेंड ऑप्शन क्या था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टू एग्जिस्ट इवन इन अ नॉर्मल इकोनॉमी। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हैं। थर्ड ऑप्शन था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने एक एक उसको दोबारा लिखा है ऑप्शंस को। कैन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बी अ पार्ट ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हो सकती है। चौथा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका आंसर था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट
आंसर वाई दिस क्वेश्चन है ना, वाई क्यों है, क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट इवन द इकोनॉमी एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। कब होती है नेचुरल एम्प्लॉयमेंट? जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही होती है, तभी भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये इसमें फ्रिक्शनल भी आता है और स्ट्रक्चरल भी आता है। फ्रिक्शनल क्यों? लोग चेंज कर रहे होते हैं, तो इसके और इसके फीचर सेम है। और स्ट्रक्चरल क्यों? वर्कर स्किल डू नॉट मैच, दैट इज़ वाई। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी इक्वल होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप हमेशा याद रखना। अब हम नेक्स्ट करेंगे अब 5 क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फिर से अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछे? अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका फंक्शन है? वेल्थ, डिस्पोजेबल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस लेवल। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ईच ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन ही नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन केंशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन फंक्शन शो रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम. In simple word, it explain how much people spend on consumption at different level of income. इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जब जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है, उसके इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन पे कितना इफ़ेक्ट डलता है। अब स्टेप 2 क्या है? व्हाट इज़ डिस्पोजेबल इनकम? क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? जिसको YD से लिखा जाता है, इज़ द इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस। ये वो इनकम है जिसमें से टैक्स को आफ्टर पेइंग टैक्स माइनस हो जाए। तो आप बोल सकते हो YD इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस पे टैक्सेस। तो ये आपका डिस्पोजेबल इनकम बच जाता है। हियर इज़ द फॉर्मूला। और ये उसके बाद जो पैसा बचता है डिस्पोजेबल के बाद, वो आप कंजप्शन पे स्पेंड करते हो या फिर सेव करते हो। जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है, इधर यू विल कंज्यूम, इधर यू विल सेव। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हो। अब आपको पता लग गया डिस्पोजेबल इनकम इज द आंसर। थोड़ा और पढ़ते हैं केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। Keynesian said that current disposable income is the main determinant of consumption. एक सेकेंड, हाँ पीछे पेन ले लेती हूँ। ओके, Keynesian कंजम्पशन फंक्शन क्या है? करंट डिस्पोजेबल इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन। ये इक्वेशन लिखिए, C इक्वल्स टू A प्लस BY। ये डिस्पोजेबल इनकम। C क्या है? कंजम्पशन है। A क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये जब इनकम ज़ीरो होगी तभी भी आपका ये कुछ छोटा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगी जब आप करोगे क्योंकि भूखे तो कोई भी नहीं रह सकता है। B स्टैंड फॉर MPC, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। YD डिस्पोजेबल इनकम। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी होगी ना, व्हेन योर इनकम इज़ ज़ीरो, स्टिल यू विल ईट समथिंग। कोई भूखा नहीं रह सकता। अगर मैं आज कुछ ना कमाऊँ तभी भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाऊंगी। किस पैसों से खाऊंगी? वेदर वो मैं अपनी सेविंग को, या मैं किसी से उधार लेके खाऊं, या किसी से मदद लेके खाऊं, मैं तो कुछ ना कुछ खाऊंगी ही। A student with no income still spend on food and book using family support. तो this is the example जो मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। Now आपने एक वर्ड पढ़ना है इसमें, marginal propensity to consume। क्या बताता है ये आपको? How much an additional ₹1 of income is spent on consumption? फॉर्मूला क्या है इसका? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। इनकम की चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ये देव बहुत इजी है, मैं समझा ही देती हूँ। जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई 1000 से, तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन आपका 800 डिवाइड बाय 1000।
इसको आप 2 0 से 2 0 काट दो, 0.8 इज योर MPC। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये 0.8 है तो दैट वुड बी 0.2। MPS आपका कितना होगा? इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब एनालाइज द ऑप्शन। अब क्या आपको आंसर मिल चुका है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, और आप इसको पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये मैंने सारे ऑप्शंस को रीजन बताया है तो वो आप पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स टेक द पेन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? Which physical policy measure is most appropriate to reduce inflationary gap? Now to understand what is the answer, you need to know कि inflationary gap क्या होता है, तो हम समझेंगे इसको। अब inflationary gap कब अकर होता है? When it is occur, एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, व्हेन AD इज़ मोर देन AS, तब होता है ये। इन सिंपल वर्ड्स, पीपल वांट टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाता है, डिमांड एक्सेस हो जाता है, ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी हो जाता है। मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमी में सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। सपोज यू आर डिमांडिंग AC बट ओनली 5 AC एंड डिमांड इज़ 10, तो लोग ज़्यादा पैसा देना प्रेफर करेंगे उसके लिए। सेकेंड इज़ फिजिकल पॉलिसी। क्या होती है? क्वेश्चन में था ना फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करती है जिसमें वो अपने एक्सपेंडिचर और टैक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। किस लिए करती है गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी? किस लिए यूज़ करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अब नाउ फिजिकल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सटेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या करता है, ये ड्यूरिंग रिसेशन यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देती है जिससे जॉब्स मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है। वो रोड्स डैम्स बनाना शुरू कर देते हैं और जिससे लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलती है और उनके पास पैसा होता है और वो इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं और ज़्यादा गुड एंड प्रोडक्शन होती है। और टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देती है। बेसिकली गवर्नमेंट लोगों के पास ज़्यादा पैसा छोड़ती है जिससे वो इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर सके, जिससे ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाती है। क्या रिज़ल्ट होता है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया, और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलती है। कॉन्ट्रेशनरी में क्या होता है, ये इन्फ्लेशन के ड्यूरिंग यूज़ की, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना तब यूज़ करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज़ कर देती है, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे क्या होता है ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो डाउन हो जाती है और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाता है फुल। जब लोग कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम ही होगा ना। अब नाउ आप ऑप्शन को एनालाइज करो, इसका जो करेक्ट आंसर है अब हम उसको पढ़ते हैं कि इसका क्या करेक्ट हो सकता है। अब देखो लिखा है ना, विच फिजिकल पॉलिसी मेजर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन हो रखा है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, तो इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस बाय द सेम अमाउंट। तो दिस इज़ द आंसर। ओहो, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट करते हैं। इसका आंसर है, एक सेकेंड बस पेन ले लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्ट इन स्टेबलाइज़र। बिल्ट इन स्टेबलाइज़र क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसको पहले हम समझते हैं टर्म को, उसके बाद ऑप्शन रीड करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा।
क्या था, बिल्ड इन स्टेबलाइजर, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। इसको क्या और भी किसका क्या नाम है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। दीज आर मैकेनिज्म दैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी विदाउट एनी न्यू गवर्नमेंट डिसीजन और लो। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन, बूम सब उसको करेक्ट करती जाती है बिना गवर्नमेंट को कुछ भी किए। ये अपने आप से काम करती है। इसको ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद से काम करती है। ऑफ कोर्स इमेजिन इकोनॉमी इधर अ रिसेशन, people earn less income, they automatically pay less tax. Some unemployed people automatically receive unemployment benefit or benefit transfer payment. No new policy has to be announced. Similar during inflation, people income increase, they automatically pay more income tax, government transfer payment may increase. These help cool down the economy. अब एग्जाम्पल के लिए कलर दूसरा लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, एग्जाम्पल के लिए बिल्ड इन प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। एज इनकम इंक्रीज टैक्स पेड इंक्रीज ऑटोमेटिकली, दिस रिड्यूस एक्सेसिव स्पेंडिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे होगा, ड्यूरिंग अ रिसेशन मोर पीपल बिकम एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, दिस सपोर्ट देयर इनकम एंड हेल्प मेंटेन डिमांड। वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, when income fall eligible household receive support automatically, this reduce severity of recession. Now next ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो आप पढ़ सकते हो, जो हमें पीछे पढ़ा ना वही है, बस ये आपकी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए है। आंसर क्या था, इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिक चेंज इन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ट्रांसफ़र इनकम चेंज। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक चेंज। अब चारों इसको मतलब करने के बाद आपका ऐसा है नहीं कि आंसर सॉल्व नहीं होगा, होगा ही होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 8th क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट है ये। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। आई थिंक ये मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है, बट कर लेते हैं, गलती से इसे आ चुका है, इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड द कीवर्ड, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। हाउ मैनी टाइम 1 यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन फाइनल गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग अ पीरियड, यूजुअली इन 1 ईयर। एक ईयर में आप उस मनी को कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाउ क्विकली मनी सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, इसका सिंपल एग्जांपल है कि रवि बाय शर्ट फ्रॉम मोहन ₹100, मोहन यूज द सेम 100 टू बाय शूज़, द शू seller used the same 100 to buy groceries, the same 100 has been used 3 times, so velocity of money is 3. The money stock did not increase but the same money kept changing hands, तो कितने बार वो hands को change करेगा in 1 year, उसको बोलते हैं velocity of money. अब फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें M stand for money supply, V stand for velocity of money equals to PY. P stand for price level, Y stand for real output. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V equals to PY divide by M. How? Suppose MV equals to PY, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, तो इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू PY डिवाइड बाय M। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। PY जो है वो नॉमिनल GDP है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू नॉमिनल GDP प्लस मनी सप्लाई। तो वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल GDP प्लस मनी सप्लाई। एग्जाम्पल, मनी सप्लाई 500 है, नॉमिनल GDP 2500 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी 250 डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसका एग्जांपल, आप ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हो, मैंने दिया हुआ, तो ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? The average number of times a unit of money used to purchase final goods and services a given period of time। अभी मैंने आपको एक एग्जाम टिप भी दिया, आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए है। 9th क्वेश्चन क्या है? कैपिटल डिपिंग अकर्स व्हेन। कैपिटल डिपिंग्स क्या होता है? तो द कैपिटल स्टॉक ग्रो फास्टर देन द लेबर फोर्स, द labor force grow faster than the capital stock, capital and labor grow at the same rate, capital stock decreasing over time। क्या होगा? अंडरस्टैंड द कीवर्ड। कैपिटल डीपेनिंग क्या होता है? इस समझने से पहले हमें कैपिटल समझना पड़ेगा। ये मशीन्स, टूल्स, कंप्यूटर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, ये सारे क्या होते हैं? सारे ये कैपिटल होता है। तो कैपिटल डीपनिंग क्या होगा? डीपनिंग मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर इंक्रीज। क्या? अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज। इन सिंपल वर्ड, वर्कर गेट मोर मशीन, बेटर इक्विपमेंट और बेटर टेक्नोलॉजी टू वर्क विद। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज होगा, इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? इम्प्रूव होगा। एग्जाम्पल है, suppose a factory has 10 worker, 10 machine, each worker get 1 machine. Now factory buy 10 more machine but with still only 10 workers. So 10 workers 20 machine, each worker will get 2 machines। यही होगा ना? This is capital deepening because capital per worker has increased। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक कैपिटल वाइडनिंग भी होता है। कैपिटल इंक्रीज ओनली टू कीप अप विद द ग्रोइंग लेबर फोर्स। इसमें तो नहीं, लेबर फोर्स तो सेम है, उतनी ही सेम है, कांस्टेंट लेबर फोर्स है। इसमें जब मशीन इंक्रीज होगा तो लेबर भी इंक्रीज होगा, दैट इज कैपिटल वाइडनिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। और तो इसका आंसर पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। क्या होगा अब आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इसका आंसर होगा, तो पहले पढ़ लेते, द कैपिटल स्टॉक ग्रो फास्टर देन द लेबर फोर्स। नो, द कैपिटल फोर्स ग्रो फास्टर देन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल एंड लेबर ग्रो एट द सेम रेट। नो, कैपिटल स्टॉक डिक्रीज ओवर टाइम। नो, द कैपिटल स्टॉक ग्रो फास्टर देन द लेबर फोर्स। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बेहतर से बेहतर बना पाऊँ, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा मुझे लगता है कमियां हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूर सुधार लूँगी। लेकिन आपको अगर फिर भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।